Hello everyone, welcome to House of Sustainability, and today we are going to see the last lesson of sustainability reporting series. And I must tell you, this is the most awaited series so far. But this series or this lesson of the series is very long, since I'm going to talk everything about GRI, from its history to how to execute the GRI in the sustainability reporting. And then we are going to talk about external assurance and the assessment. Lastly, I'm going to tell you everything about my classes as well, and what kind of task I'm giving in the classes, what is the agenda of my classes, so that you can finally decide whether you want to go for my classes or not. Okay, so I'll start with like a little bit of introduction of GRI, why GRI is there, what is the purpose of GRI, what is the mission vision of GRI, and then slowly we will move towards what is the difference between GRI 2016 and 2021, and then finally we will learn the framework. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो अबाउट जीआरआई. जीआरआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव. जीआरआई बेसिकली एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेसेस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो भी इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे भी इम्पैक्ट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हेल्प करता है. किस तरह से? ऐसे कि जीआरआई ने एक फ्रेमवर्क रेडी किया है जिसके थ्रू लोग अपनी अपने इम्पैक्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं. ये एक प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. जीआरआई जो है वो मोस्टली इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड पीपल, यानी कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल, इन पिलर पे बात करता है. जीआरआई 2021 जो है वो 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव हो गया था, विच मीन्स कि अगर आप इस साल की रिपोर्ट देखेंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 की जो भी रिपोर्ट आप देखेंगे किसी भी क्लाइंट का या किसी भी कंपनी का, वो जीआरआई 2021 को फॉलो कर रहा होगा. और अगर उन्होंने प्रीवियस सेट ऑफ जीआरआई स्टैंडर्ड विच इज़ जीआरआई 2016 को फॉलो किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिपोर्टिंग को कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है. देन इसके बाद जो जीआरआई है ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी यानी एसडीजी 12.6 को फॉलो करता है. ये लोग बिजनेसेस, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर, सिविल सोसाइटी, लेबर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे तरीके के एक्सपर्ट के साथ मिलकर फाइनली एक बहुत ही एग्जॉस्टिव, एक बहुत ही बड़ा एग्जॉस्टिव एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें वो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम इम्पैक्ट कवर हो जाए. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर जो है वो है एम्स्टरडैम में, जो कि नीदरलैंड में है. सो इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन एम्स्टरडैम. जीआरआई की खुद की भी एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, एंड देयर फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2022, जिसका टैगलाइन या जिसका थीम था टुवर्ड्स अ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव 7 रीजनल ऑफिसेस in one is in Brazil, then China, India, USA, South Africa, Colombia and Singapore. Now, what is the mission of GRI? So GRI envisions a sustainable future enabled by transparency and open dialogue about impacts. This is a future in which reporting on impacts is common practice by all organizations around the world. As provider of world's most widely used sustainable disclosure standards, we are a catalyst for that change. इनका मिशन ये है कि बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो जिस भी तरह का इम्पैक्ट सोसाइटी में या इन्वायरमेंट में या बेसिकली जिस भी तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें बाय रिपोर्टिंग दोज इम्पैक्ट. ठीक है. तो इसके लिए जीआरआई ने एक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क या डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बनाया है, जिसको फॉलो करके कोई भी कंपनी अपने इम्पैक्ट की जिम्मेदारी ले सकती है या अपने इम्पैक्ट को रिपोर्ट करके एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकती है. ठीक है. नाउ, why GRI? So GRI exists to help organization be transparent and take responsibility for their impact so that we can create a sustainable future. जैसे कि अभी तक ऑलरेडी ये बोला गया है कि जीआरआई का काम क्या है, पर्पस क्या है, कि जितने भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जिस भी तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें. कैसे? रिपोर्ट करके, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट के साथ. ठीक है.
Now कैसे, हाउ? So GRI creates a global common language for organization to report their impact which enables informed dialogue and decision making around those impacts. GRI क्या करता है? GRI ने एक फ्रेमवर्क या एक डिस्क्लोजर निकाला है जिसे लोग, जो कि एक ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज विच इज़ इन इंग्लिश अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्पैक्ट को रिपोर्ट कर सकता है। और फिर क्योंकि वो अपने इम्पैक्ट को रिपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो अपने इम्पैक्ट कैलकुलेट कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रोसेस, प्रोसीजर, पॉलिसी, राइट। तो अगर उन्हें अपने अब इम्पैक्ट पता ही चल गए हैं तो वो उसके अराउंड अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट देन? ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर इम्पैक्ट रिपोर्टिंग। GRI एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है इम्पैक्ट रिपोर्टिंग के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दे मेंटेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि GRI जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फ्रेमवर्क भी है। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ताकि कोई भी कंपनी किसी भी तरह से अपने इम्पैक्ट को रिपोर्ट कर सके। नाउ कमिंग टू गवर्नेंस ऑफ GRI। ओके, सो सबसे पहले तो GRI में है GRI बोर्ड, then there is global sustainability standard board, then there is a stakeholder council, then there is a DPOC which is known as due process oversight committee, and then there is independent appointment committee. Okay, now GRI board basically 2-tier board structure है जिसमें एक management board है और एक supervisory board है। ठीक है, GSSB क्या है? GSSB का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, जो जिसकी जिम्मेदारी है ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बनाना। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में कभी भी ये पूछा जाए कि GRI फ्रेमवर्क बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो योर आंसर शुड बी, और क्या कौन सा बोर्ड है जो GRI फ्रेमवर्क बनाता है, देन योर आंसर शुड बी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड विच इज GSSB। ओके, नाउ कमिंग टू स्टेक होल्डर काउंसिल। सो GRI के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ही एक फॉर्मल स्टेक होल्डर फोरम है जिनका काम है ये जो बोर्ड है उनको एडवाइस देना उनके स्ट्रैटेजी पे, और या तो फिर फ्यूचर की कोई भी पॉलिसी, कोई भी बिजनेस प्लान, कोई भी एक्टिविटी है उनके अराउंड रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, नाउ कमिंग टू DPOC विच इज़ ड्यू प्रोसेस ओवरसाइट कमिटी। इनका काम है GSSB ने जो भी स्टैंडर्ड बनाया है या स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की हैं उनका ड्यू डिलिजेंस करना। ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है? उनकी प्रॉपर चेकिंग करना, हर तरीके से हर एक माइन्यूट चीज़ को चेक करना कि क्या वो अच्छे से प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी सारी एक्टिविटीज़ करेक्ट हैं या नहीं है। देन फाइनली कम्स इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट कमिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस कमेटी का काम है अपॉइंटमेंट्स करना। सो बेसिकली ये कमेटी में अभी के लिए तो 5 मेंबर हैं जिनका काम है GSSB यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड एंड DPOC ड्यू प्रोसेस ओवरसाइट कमेटी, इनके लिए क्वालिफाइड मेंबर्स को अपॉइंट करना। ऑलराइट, नाउ वी विल सी टाइमलाइंस ऑफ GRI हिस्ट्री. And let's start from 1997. So basically GRI was founded in 1997. Okay, it was founded in Boston, USA. But अभी थोड़ी देर पहले I told कि इसका headquarter is in एम्स्टरडेम। सो ये इसलिए है क्योंकि इन 2002 GRI जो है वो बॉस्टन USA से एम्स्टरडेम नीदरलैंड में रीलोकेट हो गया था। ठीक है, नाउ कमिंग बैक 2000 में क्या हुआ था? GRI का फर्स्ट गाइडलाइन लॉन्च हुआ था। देन 2002 में GRI का सेकेंड गाइडलाइन लॉन्च हुआ था एंड ऑल्सो GRI रीलोकेटेड टू एम्स्टरडेम। देन 2003 में मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 2006 में तीसरा गाइडलाइन लॉन्च हुआ था। 2005 में उन्होंने सर्टिफाइड ट्रेनिंग पार्टनर प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर दिया था। आपको पता होगा कि GRI की एक एकेडमी है वो जो कि बहुत रिसेंट ही 2020 में लॉन्च हुई थी। उससे पहले GRI का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलता था जिसे सर्टिफाइड ट्रेनिंग पार्टनर प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ GRI सर्टिफाइड हो सकते थे थ्रू देयर पार्टनर प्रोग्राम ट्रेनिंग। 2012 में Rio+20 UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट किया था। देन 2013 में उनका फोर्थ गाइडलाइंस लॉन्च हुआ था। 2015 में उन्होंने SDG फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था और
12.6 को उन्होंने टारगेट किया, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया SDG 12.6 विच इज़ अ ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बेसिकली, वो उसको टारगेट कर रहे हैं. नाउ 2016 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज उन्होंने पहला सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो लॉन्च किया था 2016 में. ओके, नाउ 2017 में दे हैव एक्चुअली गिवन द गाइडेंस फॉर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ऑन SDG लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद UNGC. दैट मीन्स कि उन्होंने SDG लॉन्च के साथ UNGC का एक कोलैबोरेशन किया है और उसका एक गाइडेंस प्रोवाइड किया था. देन 2019 में सेक्टर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, इवन टैक्स स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ. देन 2020 में वेस्ट स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ एंड GRI एकेडमी भी लॉन्च हुई. 2021 में रिवाइज्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ, जो हम लोग अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड पहली बार सेक्टर स्टैंडर्ड विच वाज ऑयल एंड गैस सेक्टर, वो लॉन्च हुआ था, पहला सेक्टर स्टैंडर्ड. देन 2022 में उन्होंने कोल एंड एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड फिशिंग के लिए फ्रेमवर्क लॉन्च किया. एंड 2022 वाज देयर 25th एनिवर्सरी. ओके, नाउ इस टाइमलाइंस ऑफ GRI हिस्ट्री में जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विच कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि GRI कब फाउंड हुआ था, कहाँ GRI वॉज फाउंडेड. तो द आंसर इज GRI वॉज फाउंडेड इन बॉस्टन USA in 1997. Then 2002 में it got relocated from Boston to Amsterdam. That is the second question which can be asked, that where is the headquarter of GRI, and the answer is Amsterdam. Then in which year their first sustainability reporting standard was launched, then the answer is in 2016. And 2021 is when their revised universal standard got published. Okay, now we will see how to use GRI standard, or basically not how to use, basically what is the what kind of a standard is there, a little bit of introduction of how to use GRI standard, and then finally I will deep dive into every standard and what is the meaning, what all are the recommendation and how to report in that standard. Okay, अभी we are going to see कि क्या है ये GRI standard का नया स्ट्रक्चर. नया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि GRI 2016 था. जिन लोगों ने अभी अपना करियर शुरू किया होगा ESG के फील्ड में, वो लोग जो फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं GRI 2021 फ्रेमवर्क, विच इज़ अ अपडेटेड फ्रेमवर्क और अपडेटेड डिस्क्लोजर ऑफ GRI 2016. पहला फ्रेमवर्क जो निकला था वो था GRI 2016, और अभी जो GRI 2021 है दैट इज़ अ अपडेटेड वर्जन ऑफ 2016 फ्रेमवर्क. ओके, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ये जो करंट GRI 2021 है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिकमेंडेशन है. ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं. तो GRI स्टैंडर्ड 2021 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली. एक पार्ट है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं GRI 1, 2, 3. नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सेक्टर स्टैंडर्ड जिसे हम बोलेंगे GRI 11, 12, 13, 14, 15 एंड हैंड्स ऑन, बिकॉज जितने भी सेक्टर स्टैंडर्ड आते जाएंगे वो इसमें इंक्लूड होते जाएंगे. एंड देन लास्ट इज टॉपिक स्टैंडर्ड जो कि सीरीज को फॉलो करेगा, लाइक 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज. उसमें भी फॉर एग्जाम्पल 201, 403, 305, 415 एंड एटसेट्रा 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 इसमें ऐड होते जाएंगे. ना इसका मतलब क्या है, पहले वाले में आते हैं. GRI 1 जो है उसमें GRI स्टैंडर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, उसका एक गाइडलाइन दिया गया है. ठीक है, तो GRI 1 को हम लोग सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए रखते हैं, लेकिन GRI 1 में डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है. मतलब GRI 1 को हम लोग डिस्क्लोजर में यूज़ नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग में यूज़ नहीं करते हैं. इट इज़ अ recommendation and requirement guide or you can say the guidelines of GRI standard. ठीक है, then GRI 2 is basically the disclosure about reporting organization. Okay, so GRI 2 जो है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में जो GRI 2 है that is the important GRI जिसमें हमें बेसिकली डिस्क्लोजर्स मिलेंगे जो हमें फाइनली रिपोर्ट करने हैं. एंड दीज डिस्क्लोजर्स आर मैंडेटरी टू रिपोर्ट. मतलब ये डिस्क्लोजर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उनके लिए मैंडेटरी है रिपोर्ट करना.
Of course if they have the document or the data then it is mandatory for them to report. मतलब आप इस पूरे के पूरे डिस्क्लोजर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है. देन कम्स GRI 3 जिसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल टॉपिक, कि मटीरियल टॉपिक को कैसे रिपोर्ट करना है, मटीरियलिटी असेसमेंट कैसे करना है, न्यू गाइडलाइंस ऑफ मटीरियलिटी असेसमेंट, मटीरियल असेसमेंट, एंड ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. लेकिन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में जो मेन GRI हैं जिन्हें हमें डिस्क्लोज करना होता है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, वो है GRI 2 and 3. ओके, नाउ कमिंग टू सेक्टर स्टैंडर्ड. सेक्टर स्टैंडर्ड क्या है? GRI 11, 12, 13, 14, 15. जैसे कि GRI 11 जो है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, GRI 12 जो है वो है कोल सेक्टर के लिए, GRI 13 जो है वो है एग्रीकल्चर, एक्वा और फिशिंग सेक्टर के लिए, राइट. ये सेक्टर स्टैंडर्ड जो हैं वो सिर्फ उनके लिए ही वैलिड हैं जो उस सेक्टर को बिलोंग करते हैं. ओके, अदरवाइज फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सिर्फ GRI 11, 12 और 13 है, और मान लो किसी बैंक SBI को अपना रिपोर्टिंग करना है, तो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो दे डोंट हैव टू फॉलो सेक्टर स्टैंडर्ड, ठीक है. दे आर गोइंग टू फॉलो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एंड टॉपिक स्टैंडर्ड, दैट्स इट. लेकिन अगर कोई कंपनी है, से कोई कोल बेस्ड कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, तो दे आर गोइंग टू report through universal standard, then sector standard, and they are going to take some topic standard as well, जो कि sector standard में ही उन्होंने clearly mention किया है कि कहाँ कहाँ पे आपको topic standard को भी follow करना पड़ सकता है, ठीक है. तो सेक्टर स्टैंडर्ड सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं. तो अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही सेक्टर का फ्रेमवर्क है, तो सिर्फ वही 3 सेक्टर के लोग ये फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे. नाउ कमिंग टू टॉपिक स्टैंडर्ड. तो टॉपिक स्टैंडर्ड में क्या चेंजेस हैं या बेसिकली करना क्या है कि हर कंपनी अपने लिए एक मटीरियलिटी असेसमेंट करती है जिसके थ्रू वो ये पता करती है कि उनके लिए क्या टॉपिक मटीरियल है, ठीक है. तो टॉपिक स्टैंडर्ड में दे कैन चूज कि वो किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं और किसके बारे में नहीं करना चाहते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अगर कोई कंपनी है, उन्होंने मटीरियलिटी असेसमेंट किया और उनको ये पता चला कि बायोडाइवर्सिटी उनके लिए मटीरियल टॉपिक नहीं है, तो उन्हें टॉपिक स्टैंडर्ड के बायोडाइवर्सिटी पार्ट को वो पूरा एक्सक्लूड कर सकते हैं. दे डू नॉट हैव टू मैंडेटरीली रिपोर्ट इन बायोडाइवर्सिटी इफ इट इज नॉट अ मटीरियल टॉपिक टू देम, ठीक है. तो टॉपिक स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिटी असेसमेंट के थ्रू जो मटीरियल टॉपिक आए हैं उस पर डिपेंड करता है. दे कैन गिव द रीजन दैट वाई आर दे एक्सक्लूडिंग दिस टॉपिक एंड इट विल बी वेरी सिंपल थ्रू मटीरियलिटी असेसमेंट ओनली. सो इन देयर मटीरियलिटी असेसमेंट प्रोसेस दे आर गोइंग टू टेल दैट दीज आर ये 15 मेरे मटीरियल टॉपिक हैं और हम इन्हीं के बारे में टॉपिक स्टैंडर्ड में बात करेंगे, ठीक है. क्लियर? बहुत ही ईजी है ये. तो GRI स्टैंडर्ड जो हैं वो बेसिकली 3 तरीके के हैं. एक है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, एक है सेक्टर स्टैंडर्ड, एक है टॉपिक स्टैंडर्ड. सेक्टर स्टैंडर्ड उनके लिए नहीं, वो लोगों को फॉलो नहीं करना है जो सेक्टर में अभी नहीं आते हैं. अदरवाइज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, सेक्टर स्टैंडर्ड और टॉपिक स्टैंडर्ड ये तीनों फॉलो किए जा सकते हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू हमारे ये फ्रेमवर्क्स हैं, इनका हर 3 साल में एक रिव्यू होता है. जो GSSB और DPOC ये सब जो कमिटी जो हमने अभी आपको गवर्नेंस सिस्टम बताया था, वो टीम ही इसे रिव्यू करती है. और हर 3 ईयर रिव्यू में अगर उनको कुछ ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं या मान लो अगर 3 साल में इंडस्ट्री ट्रेंड चेंज हो चुका है और अभी रिक्वायरमेंट्स बदल गए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशंस करती है, ठीक है. जो अपकमिंग 3 सेक्टर स्टैंडर्ड आने वाले हैं, यानी कि पहले जो GRI 11, 12, 13 जो आ चुके हैं, इसके बाद जो टारगेट हो रहे हैं और जो 3 सेक्टर स्टैंडर्ड आने वाले हैं वो है माइनिंग, बैंकिंग एंड टेक्सटाइल, ओके. इसके अलावा हमारे पास टॉपिक स्टैंडर्ड में टोटल 31 टॉपिक स्टैंडर्ड हैं विच इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी, लेबर, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ठीक है. Now next I'll just give you a little bit brief which I think I have already told you in the previous slide, but yeah, we will go through it once again.
सो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है? दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस बाय कंसल्टिंग GRI 1, जैसे कि आपको अभी हमने बोला कि GRI 1 जो है वो आपको GRI स्टैंडर्ड के सारे कंसेप्ट के बारे में और कैसे रिपोर्ट करना है, उसका पर्पस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है। वैसा एक कंसल्टिंग पेपर टाइप का है, उसमें हमें कुछ रिपोर्ट नहीं करना होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट और रिपोर्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बताता है जो कि GRI स्टैंडर्ड को रिपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इज एक्चुअली apply to all organization, ठीक है। This universal standard is applicable to all the organization and all organization have to report as for their universal standard. Now universal standard में general disclosure जो है उसमें जो कंपनी है वो बेसिकली अपने रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, जैसे कि उनकी एक्टिविटीज़, गवर्नेंस, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स, इन सब के बारे में बात करता है। देन GRI 3 में बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ टू डिटरमाइन अ मटीरियल टॉपिक, और वो मटीरियल टॉपिक का लिस्ट देना होता है, और वो ईच टॉपिक को आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये आपको टॉपिक स्टैंडर्ड के थ्रू बताना होता है, ठीक है। Now coming to sector standard, it provides information for organization about their likely material topic. So the organization uses a sector standard that apply to its sector when determining its material topic and when determining what information to report for the material topic. As I told you, अगर सेक्टर स्टैंडर्ड है तो सेक्टर स्टैंडर्ड में अगर कंपनी उस सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसे कि मान लो अगर ऑयल एंड गैस कंपनी है कोई, तो उन्हें अपने सेक्टर स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना होगा, एंड उसके साथ उन्हें टॉपिक स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना होगा अगर उनके मटेरियल टॉपिक कुछ अलग भी हैं जो उस सेक्टर स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है, okay. Now topic standard contains disclosure for the organization to report information about its impact in relation to particular topic which are a material topic, okay. Now GRI 1 में basically I have been saying a lot that there are some reporting principle. So ये basically reporting principles हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके गाइडलाइंस जो है वो GRI 1 में आपको मिल जाएंगे। GRI के जो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? एक्यूरेसी, बैलेंस, क्लैरिटी, कंपेरेबिलिटी, कंप्लीटनेस, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, टाइमलीनेस एंड वेरिफिएबिलिटी, विच मीन्स कि आपकी GRI रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट होनी चाहिए। देयर शुड बी सम एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजनेस इन द रिपोर्ट, टू फाइनली मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। देयर शुड बी अ बैलेंस in the report. There should be a clarity, your language should be very clear, कुछ भी green washing नहीं करना है, it should be very clear. If some negative impacts are there, it should be clearly mentioned that there are some negative impacts of businesses. उसको थोड़ा सा घुमा के जो लैंग्वेज लिखनी होती है वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। कंपेरेबिलिटी मीनिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखानी चाहिए। Your report should be complete. Completeness is very important. Why? Because for example, if there is some disclosure which is relevant for the company, but since they are performing or I can say they are not performing in that material topic, तो लोग क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं, छुपा देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को नहीं देते हैं। तो rather than doing this, company should provide a complete information again to finally maintain the transparency. देन सस्टेनेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट मीनिंग कि सारा का सारा जो कंटेंट है वो इट शुड बी रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। हर वक्त हमें एक सस्टेनेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। टाइमलीनेस एज इन टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। वेरीफिएबिलिटी मीनिंग वो वेरीफाइड होना चाहिए, यानी ऑडिटेड होना चाहिए, या किसी एक्सटर्नल एश्योरेंस उसका एक एक्सटर्नल एश्योरेंस करवाना चाहिए। Now how to use sector standard? Since GRI 2021 में जो नया इंक्लूजन है जो 2016 में नहीं था और जो मेजर इंक्लूजन है वो है सेक्टर स्टैंडर्ड, राइट। सेक्टर स्टैंडर्ड 2016 में नहीं था पर 2021 में है। तो सेक्टर स्टैंडर्ड बेसिकली सेक्टर स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ों को के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है सेक्टर स्टैंडर्ड को। तो लेट्स सी, सो व्हेन एन एप्लीकेबल सेक्टर स्टैंडर्ड इज अवेलेबल, एन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद GRI इज रिक्वायर्ड टू यूज इट, विच मीन्स कि सेक्टर स्टैंडर्ड
अगर किसी सेक्टर का अवेलेबल है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला, अगर कोई कंपनी है, से वो ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो उन्हें सेक्टर स्टैंडर्ड ही फॉलो करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन को इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई स्टैंडर्ड यूज़ करके रिपोर्ट करना होगा। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं ये क्या होता है। तो जीआरआई 2021 में 2016 से थोड़ा डिफरेंट है। 2016 में हमारे पास कोर एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे था टू रिपोर्ट, लेकिन इसमें जीआरआई 2021 में हमने वो रिमूव कर दिया, या वो पूरा का पूरा फैक्टर कोर एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो था वो हट चुका है, और अभी हम लोग इसे बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई एंड विद रेफरेंस टू जीआरआई। मतलब अभी दो तरीके हैं रिपोर्ट करने के, या तो हम इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई रिपोर्ट करेंगे या तो विद रेफरेंस टू जीआरआई रिपोर्ट करेंगे। Now, in accordance with GRI का मतलब is something which GRI wants. GRI wants every company or organization to report in accordance with GRI. But अगर कुछ डेटा नहीं है या कुछ कुछ अभी नया है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा बिजनेस है, या अगर वो नहीं कर सकते इन अकॉर्डेंस विद GRI, तो वो विद रेफरेंस टू कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दिया है। अब ये दोनों होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग जस्ट थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो दे दिया। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द सेक्टर स्टैंडर्ड फर्स्ट व्हेन डिटरमाइनिंग इट्स मटेरियल टॉपिक एंड अगेन व्हेन डिटरमाइनिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन टू रिपोर्ट फॉर दैट मटेरियल टॉपिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी अपना मटीरियलिटी असेसमेंट करना है, और मटीरियलिटी असेसमेंट करने के बाद उन्हें वो इन्फॉर्मेशन जो उनकी मटीरियल टॉपिक की है वो उन्हें रिपोर्ट करनी है। बट उन्हें सेक्टर स्टैंडर्ड पूरा का पूरा फॉलो करना है। बट इफ़ दे हैव एडिशनल मटीरियल टॉपिक जो सेक्टर स्टैंडर्ड में नहीं है, देन दे हैव टू फॉलो टॉपिक स्टैंडर्ड। ओके, सेक्टर स्टैंडर्ड्स आर नॉट इंटेंडेड टू बी सब्सटीट्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओन प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मटीरियल टॉपिक। दैट मीन्स कि सेक्टर स्टैंडर्ड में से अगर कुछ 5 मटीरियल टॉपिक दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि आपके सिर्फ यही 5 मटीरियल टॉपिक हो सकते हैं। आपको अपना मटीरियलिटी असेसमेंट करना ही पड़ेगा, और उसके थ्रू जो भी मटीरियल टॉपिक आएंगे वो आपके मटीरियल टॉपिक होंगे। आपको सेक्टर स्टैंडर्ड को पूरा फॉलो करना है, और आपके जो एडिशनल मटीरियल टॉपिक हैं उनको टॉपिक स्टैंडर्ड से पूरा करना है। ठीक है, नाउ if the organization has determined any the topic included in the sector standard as not material, the organization is to list them in the GRI content index and explain why they are not material, which means कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो सेक्टर स्टैंडर्ड में मेंशन है, ठीक है, लेकिन कंपनी के मटीरियलिटी असेसमेंट में वो टॉपिक निकल के नहीं आ रहा है, देन दे जस्ट हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन कि उनके लिए वो मटीरियल क्यों नहीं था। मतलब जो भी प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया उसके थ्रू क्या इन्फ्लुएंस निकला है कि ये टॉपिक मटीरियल क्यों नहीं है उनके लिए। ठीक है, देन अ सेक्टर स्टैंडर्ड में ऑल्सो लिस्ट एडिशनल डिस्क्लोजर दैट आर नॉट इन टॉपिक स्टैंडर्ड, फॉर एग्जाम्पल where the disclosure from the topic standard do not provide sufficient information about the organization impact. That means कि sector, as I already told you, कि sector standard को अपना पूरा तो follow करना ही है, but topic standard भी follow करना है। इससे क्या होगा कि अगर topic standard में कुछ भी sufficient information उनकी miss हो जा रही है तो वो उनको sector standard से complete हो जाएगा। नाउ अगेन जो पहले बोला था कि इन अकॉर्डेंस और विद रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। सो रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई स्टैंडर्ड क्या है? इट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड पीपल, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट्स ऑन देयर ह्यूमन राइट एंड हाउ इट मैनेजेस दिस इम्पैक्ट। तो जीआरआई रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देता है किसी भी कंपनी का कि उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोशल, इंक्लूडिंग देयर ह्यूमन राइट्स, वो कैसे क्या हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, the number of disclosure that the organization reports is based on its assessment of which disclosure are relevant to its impact in relation to the material topic. Already इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। मटीरियलिटी असेसमेंट के थ्रू हमारे मटीरियल टॉपिक आएंगे और उसी से ही हमें पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक को डिस्क्लोज करना है। ना ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नीड टू रिपोर्ट द डिस्क्लोजर फ्रॉम GRI टॉपिक स्टैंडर्ड दैट आर नॉट रेलिवेंट टू इट्स इम्पैक्ट इन रिलेशन टू मटीरियल टॉपिक। देयरफॉर
Therefore, there is no requirement to include these disclosure in the GRI content index, and our organization does not need to provide a reason for omission for not reporting those disclosure or any explanation of why they are not relevant. Okay, that means कि अगर आपके materiality topic assessment के through कुछ 12 topic निकले हैं तो you just have to choose those material topic or those topic standard for reporting. उसके बाद आपको ये बतानी उसके ओमिशन का या किसी भी और चीज़ का कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट फ्रॉम टॉपिक स्टैंडर्ड. नाउ organization can use reason for omission if it cannot comply with a disclosure or with a requirement in disclosure for which reason for omission are permitted. इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे. सबसे पहले ओमिशन के क्या 4 रीजंस हो सकते हैं ये देखो. सबसे पहले कि अगर वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो टॉपिक, या अगर वो कोई भी चीज़ कवर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर देम. एज आई टोल्ड यू, अगर मान लो बायोडाइवर्सिटी मटेरियल टॉपिक है और आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ईदर यू कैन एक्सक्लूड इट इन द GRI कंटेंट इंडेक्स, और अगर आप इंडेक्स में उसे लिख रहे हो तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दो. सेकेंड रीज़न कैन बी अ लीगल प्रोहिबिशन, कि मे बी किसी लीगल रीजंस की वजह से आप उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते. थर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी कंस्ट्रेंट, कि किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की वजह से आप उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. बट द लास्ट इज इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल एंड इनकम्प्लीट. अगर कोई भी मटेरियल टॉपिक या कोई भी टॉपिक है जिसे आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको अब GRI 2021 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस इन्फॉर्मेशन को हटा दो. आपको ये मेंशन करना पड़ेगा इंडेक्स में कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या तो इनकम्प्लीट है, एंड आपको एक वे फॉरवर्ड देना होगा कि आप कब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करोगे या नेक्स्ट ईयर से आपको उसका प्लान क्या है. ये एक लिस्ट है जिसमें अभी जो हम लोगों ने रीज़न फॉर ओमिशन बेसिकली डिस्कस किए हैं उसके रिक्वायर्ड में हमारे एक्सप्लेनेशन क्या होंगे. ये हम लोग बाद में जब GRI कंटेंट इंडेक्स देख रहे होंगे तो फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ना ये इन अकॉर्डिंग्स टू GRI में बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है ये देख लेते हैं. सो सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट 1 इज़ टू अप्लाई द रिपोर्टिंग प्रिंसिपल. जो हमने वो 8 रिपोर्टिंग प्रिंसिपल बताए थे वो सारे के सारे रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना है. सेकेंड इज़ रिपोर्ट द डिस्क्लोजर इन GRI 2, यानी कि जनरल डिस्क्लोजर को मैंडेटरीली रिपोर्ट करना है. रिक्वायरमेंट नंबर 3 कि उनको अपने मटेरियल टॉपिक्स को डिटरमाइन करना है. रिक्वायरमेंट नंबर 4 कि उन्हें अपने मटेरियल टॉपिक को डिस्क्लोज करना है एज पर GRI 3. ठीक है. देन रिक्वायरमेंट नंबर 5 इज़ टू रिपोर्ट डिस्क्लोजर फ्रॉम द GRI टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर ईच मटेरियल टॉपिक. समझो ये बात को, ईच मटेरियल टॉपिक. तो अगर आपने असेसमेंट के थ्रू 15 मटेरियल टॉपिक निकाले हैं तो आपको सारे मटेरियल टॉपिक के लिए टॉपिक के लिए GRI टॉपिक स्टैंडर्ड को डिस्क्लोज करना है. रिक्वायरमेंट नंबर 6 क्या है कि आपको अगर आप कोई भी मटेरियल टॉपिक को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो उसके ओमिशन का रीज़न देना है. रिक्वायरमेंट नंबर 7 इज़ टू पब्लिश अ GRI कंटेंट इंडेक्स. रिक्वायरमेंट नंबर 8 टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ यूज़, एंड रिक्वायरमेंट नंबर 9 इज़ टू फाइनली नोटिफाई GRI. ठीक है. ये सब क्या होता है ये आप डिटेल में बाद में जब हम लोग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब आपको हम समझ में आ जाएगा. ना रिपोर्टिंग विद रेफरेंस टू GRI में क्या डिफरेंस है कि इसमें आपके रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 ही हैं. उसमें से मेन जो है वो ये है कि आपको एक GRI इंडेक्स पब्लिश करना है, स्टेटमेंट ऑफ यूज़ देना है एंड नोटिफाई GRI करना है. नाउ अगेन विद रेफरेंस टू GRI स्टैंडर्ड कब रिपोर्ट करना है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद GRI. सो GRI इन अकॉर्डेंस विद GRI के ये रिक्वायरमेंट है 9. अगर कोई भी कंपनी इन 9 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकती देन वो विद रेफरेंस टू GRI को से अपनी रिपोर्टिंग करती है और उन्हें तब भी GRI को नोटिफाई करना होता है. ठीक है. An organization can also report with reference to GRI standard if it uses selected GRI standard or part of their content or report information. That means कि कंपनी बहुत ही छोटी है, इट्स नॉट अ मैच्योर कंपनी और उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट फिर भी वो अपनी GRI सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, GRI बेस्ड रिपोर्ट बनाना चाहते हैं. तो वो विद रेफरेंस टू GRI स्टैंडर्ड यूज़ करके किसी भी फ्रेमवर्क का कोई भी पार्ट उठा के फाइनली एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. उसकी सिर्फ 3 ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी कि सबसे पहले तो दे हैव टू पब्लिश अ GRI कंटेंट इंडेक्स, सेकंड इज टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ यूज, एंड फाइनली दे हैव टू नोटिफाई GRI.
लास्ट इज लाइक हाउ योर GRI कंटेंट इंडेक्स विल लुक, या क्या एटलीस्ट GRI ने क्या बोला है कि कंटेंट इंडेक्स कैसे बनाना है। तो सबसे पहले उसमें एक टाइटल होगा जिसका नाम यही होगा, GRI कंटेंट इंडेक्स, यही टाइटल होगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट ऑफ यूज़ देना है। देन हमें GRI 1 का जो यूज़ है ना उसका एक टाइटल देना है। देन टाइटल ऑफ GRI सेक्टर स्टैंडर्ड देना है। देन हमें लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल टॉपिक देना है। देन हमें लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड डिस्क्लोजर देने हैं। देन हमें टाइटल ऑफ GRI स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज देने हैं। देन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिपोर्ट, तो हमें रिपोर्ट GRI टॉपिक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फॉर अ मटेरियल टॉपिक। देन उनके ओमिशन का रीज़न देना है। हमें रेफरेंस नंबर देने हैं, पेज नंबर देना है, लोकेशन देना है। सो फाइनली GRI कंटेंट इंडेक्स आपका ऐसा दिखेगा। जब आप इन अकॉर्डेंस विद GRI बना रहे होंगे तो ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आपको लेना है कि जैसे कि हमने बोला, एक हेडिंग जाएगी GRI कंटेंट इंडेक्स, तब आपको स्टेटमेंट ऑफ यूज़ लिखना है। आपको लिखना है कि आपने GRI 1 यूज़ किया है, एंड अगर कोई सेक्टर एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो यू कैन लीव इट। ओके ना, यहाँ पे देखिए कैसे दिख रहा है। सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है GRI स्टैंडर्ड, देन कौन सा डिस्क्लोज़र है, उसकी क्या लोकेशन है, उसका क्या क्या हम उसे ओमिट कर रहे हैं, एंड देन GRI सेक्टर स्टैंडर्ड का रेफरेंस नंबर। इसके बाद हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनरल डिस्क्लोज़र, और सारे जनरल डिस्क्लोज़र देंगे। उसके बाद टॉपिक मटेरियल टॉपिक जाएगा, देन सारे मटेरियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद बेसिकली जाएगा योर सेक्टर स्टैंडर्ड, एंड देन उसके बाद जाएगा टॉपिक स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन ऐसा इंडेक्स दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर वही विद रेफरेंस टू GRI स्टैंडर्ड है तो इंडेक्स कैसा दिखाई देगा, ऐसा। GRI कंटेंट इंडेक्स का एक हेडिंग जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ यूज़ जाएगा, ठीक है, GRI 1 यूज लिखा जाएगा, और यहाँ पर हमारे सिर्फ GRI स्टैंडर्ड होगा, उसका डिस्क्लोजर होगा और उसका लोकेशन होगा। हमें ना ही कोई ओमिशन का रीज़न देना है, ना ही किसी सेक्टर से उसे कंप्लाई करना है। इट ऑल डिपेंड्स जो भी पर्सन उसे इंडेक्स को बेसिकली बना रहा है। और एक और बात ये है कि इंडेक्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बस जो इनके रिक्वायरमेंट है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। नाउ द 7 मैंडेटरी डिस्क्लोजर, जिनको आप किसी भी सूरत में हटा नहीं सकते, ठीक है। ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी हैं, और इनको कोई भी कंपनी, चाहे वो विद रेफरेंस टू लिखे चाहे जैसे लिखे, GRI 2021 के अकॉर्डिंग ये 7 डिस्क्लोजर जो हैं अब मैंडेटरी हैं। उसमें से पहला क्या है, डिस्क्लोजर 2 का 1 है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, 2 का 2 है एंटिटीज इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, 2 का 3 है रिपोर्टिंग पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट, 2 का 4 है रीस्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 का 5 है एक्सटर्नल एश्योरेंस, 3 का 1 है प्रोसेस टू डिटरमाइन मटेरियल टॉपिक, 3 का 2 है लिस्ट ऑफ मटेरियल टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि ये वो चीज़ें हैं, मेन चीज़ जो इसमें है वो ये है कि 3 का 1 एंड 2, ठीक है। सो 3 का 1 एंड 2 जो है ये पहले इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, या हम ये कहें कि पहले भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपने मटेरियल टॉपिक की प्रोसेस, यानी आप कैसे मटेरियलिटी असेसमेंट कर रहे हो, एक वो चीज़, और आपके जो लिस्ट ऑफ मटेरियल टॉपिक हैं अब ये मैंडेटरी है कि आपको बताना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अब कोई भी कंपनी विदाउट मटेरियल टॉपिक मेंशन करे अपनी रिपोर्ट नहीं लिख सकती, ठीक है। उनको ये प्रोसेस करना अब मैंडेटरी है। Now ways to enhance credibility of report, which is very important. सबसे पहला जो मेन है वो है एक्सटर्नल एश्योरेंस, राइट। हमें सबको पता है अगर हम एक्सटर्नल एश्योरेंस करा रहे हैं, विच मीन्स कि हमारी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अलाइनिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट विद अदर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दैट मीन्स अगर हम अपनी रिपोर्ट को BRSR, UNSDG, CDP और से TCFD और SASB, एनी अदर फ्रेमवर्क, किसी भी फ्रेमवर्क से, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क से अगर हम अपनी रिपोर्ट को अलाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड इज़ इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि इंटरनल ऑडिट्स कर रहे हैं, इंटरनली सारा डेटा जितना भी पब्लिश हो रहा है, जितना भी रिपोर्ट हो रहा है उसका एक ऑडिट हो रहा है, एक इंटरनल कंट्रोल है। एंड द लास्ट इज स्टेक होल्डर और एक्सपर्ट पैनल। सो बेसिकली हम अपनी रिपोर्ट्स के रिपोर्ट में जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उन डिस्क्लोजर्स के लिए एक स्टेक होल्डर या एक्सपर्ट पैनल को रखे हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं कि बेस्ट वे कैसे रिपोर्ट
को बेस्ट वे टू रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन. सो ये कुछ वेज हैं टू इन्हेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट. नाउ हम बात करते हैं GRI 3 विच इज़ अ मटीरियल टॉपिक. तो सबसे पहले मटीरियल टॉपिक क्या होता है? दीज आर द टॉपिक विच रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड पीपल, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट्स ऑन देयर ह्यूमन राइट. ये हमने ऑलरेडी बता दिया. मटीरियल टॉपिक वो टॉपिक होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उनके जो इम्पैक्ट होते हैं वो उनकी या तो इकोनॉमी या तो इन्वायरमेंट या तो सोशल इशूज़ को इंक्लूडिंग देयर ह्यूमन राइट्स उनको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. अभी पहले की तरह नहीं है, जैसे कि GRI 2016 में मटीरियलिटी मैट्रिक्स का एक रूल था, वैसा अभी नहीं है. सो द मटीरियलिटी मैट्रिक्स इन GRI 101 इज इंक्लूडेड इन GRI 1 फाउंडेशन is not included, sorry. The revision to the concept of material topic eliminate the need of for the matrix, as the concept no longer encompasses two independent criteria, right? अभी हम बेसिकली पहले मटीरियलिटी मैट्रिक्स में हम लोग ये दिखाते थे कि एक्स एक्सिस में कि दीज आर द मटीरियल टॉपिक विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एंड दीज आर द मटीरियल टॉपिक विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेक होल्डर. बट नाउ हमने इनको कंबाइन कर दिया है कि दीज आर द टॉपिक विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन. These are the topics which are creating a significant impact on economy, environment and people, including their human rights, and hence अब हमें मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. So ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि मटीरियल टॉपिक में सबसे मेजर चेंज क्या हुआ है. तो मेजर चेंज जो हुआ है वो ये है कि अब हमें मटीरियलिटी मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. So when using the revised universal standard, an organization can provide a visual representation of prioritization of material topic and shows the initial list of topic of the organization has identified and threshold set for the reporting. That means कि अब कोई भी कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ अपने लिस्ट ऑफ मटीरियल टॉपिक प्रायोरिटी वाइज दे सकती है. मतलब 1 नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो मटीरियल टॉपिक से जो लीस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वैसा एक लिस्ट दे सकती है, और जो भी उन्होंने उसके लिए थ्रेशोल्ड सेट किया है वो मेंशन कर सकती है. अब उन्हें कोई मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन GRI 2021 वर्सेस 2016, विच मीन्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखने वाले हैं कि GRI 2021 और 2016 में क्या डिफरेंस है. अब GRI 2016 जो है वो यूज़ भी नहीं होने वाला है, लेकिन डिफरेंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इंटरव्यू में ये चीज़ समझने के लिए कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि फ्रेमवर्क कैसे अपडेट होते हैं और उनका रीज़न क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. तो देयर विल बी अ स्पेसिफिक वीडियो जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अपडेशन हुए हैं नए GRI में. ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन GRI 2021 वर्सेस GRI